हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास जो होगा बायोलॉजी का पहला क्लास होगा। तो हम लोग जैसे कि आप लोगों को शेड्यूल में बताया गया है कि सप्ताह में हर एक क्लास अब 4 दिन चलेगा। तो बायोलॉजी का भी क्लास आपको 4 दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में, कौन सा पढ़ना है? जीवों में जनन। तो जीव का मतलब सभी को पता है। आप लोग को जीव किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो, जान हो। जीव का एक दो गुण बता सकते हैं क्या? क्या होता है? श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, और क्या होगा? जनन होता है, जनन चैप्टर ही पढ़ना है। वृद्धि होता है। ठीक, तो ये सब जीवों का क्या होता है? लक्षण होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अच्छा, अभी सबसे जो छोटा जीव माना जाता है किसको माना जाता है? बैक्टीरिया वगैरह होता है। दो नाम सुनने को मिलेगा, बैक्टीरिया और वायरस। तो वायरस जो होता है, वायरस जीव होता है कि नहीं होता है? वायरस जो होता है वो जीव होता है कि नहीं होता है? इसको हम लोग विषाणु कहते हैं हिंदी में। तो वायरस को अभी पूरी तरह से जीव नहीं माना जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाता है। वायरस ग्रोथ तभी होता है जब वो किसी सजीव के शरीर पर रहता है तब। तो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाता, उसको हम लोग अभी सजीव कैटेगरी में नहीं लेते हैं। पहला हम लोग जो चैप्टर पढ़ना है वो हम लोग जीवों में जन्म के बारे में पढ़ना है। जीव का मतलब आप लोग पता है कि कोई भी किस चीज में क्या होगा, जान होगा, उसको हम लोग जीव कहेंगे। जनन मतलब क्या होता है? अपने जैसे संतान का निर्माण करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बायोलॉजी का बात करते हैं तो बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है, जो कि आपको ग्रेजुएशन करना चाहिएगा तो उसमें अलग अलग पढ़ना रहता है। पता है कि नहीं पता? ये दो भागों में इसको बांटा जा गया है। एक को बोलते हैं प्राणी विज्ञान, दूसरे को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं, बोटनी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी में सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाएगा? तो सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाएगा? जंतुओं के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का मतलब भी होता है कि इसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ा जाएगा? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये जाके आप ग्रेजुएशन में आप अगर जाते हैं तो उसमें ये दोनों बट जाता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बात करते हैं तो वो नहीं बढ़ता है, वो अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ग्रेजुएशन में फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट होगा, ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, या केमिस्ट्री होगा। लेकिन बायोलॉजी में दो दो ऑनर्स सब्जेक्ट हो जाता है, या तो आपको जूलॉजी लेना रहता है या तो बोटनी लेना रहता है। ये दो भागों में इसको बांट दिया गया है। थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखिएगा लोग कि जो जीव विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। अगर प्राणी विज्ञान का बात करेंगे तो भी अरस्तु को ही बोला जाता है। लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? थेरोफेरस को बोला जाता है। थेरेस को बोला जाता है। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क और ट्रिवेरियनस के द्वारा दिया गया था। थोड़ा नोट शब्द दे दिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर में जो जीवों में जन्म के बारे में पढ़ना है, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? जीवन अवधि। जीवन अवधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव कितना दिन जीता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। मतलब एक औसत बताया जाता है कि उसका जीवन अवधि कितना है। और जीवन अवधि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फिक्स होता है, वो एक रेंज में होता है। तो जितना भी जीवन अवधि अगर कहीं पर पूछा जाता है तो एक रेंज में बताया जाता है, उसका एक फिक्स नहीं होता है कि वो इतना साल ही जिएगा। लेकिन एवरेज एक बता दिया जाता है कि उसका जीवन अवधि कितना होगा। तो जीवन अवधि क्या लगता है? जीवन अवधि का अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी जीव का अगर जीवन अवधि का बात करेंगे तो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई कितना साल जीता है, कोई कितना साल जीता है। हाँ, जीवन अवधि का मतलब ये मत सोचिएगा कि कोई बीमारी से मर गया तो उसका जीवन अवधि क्या हो गया? कम हो गया। तो वैसा नहीं होता है। उसमें प्राकृतिक जिसका मृत्यु होता है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। तो वह चीज लिखा हुआ है कि जीव के जन्म उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, जब जीव का जो जन्म होता है और जब तक उसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाता है, तो उस टाइम तक का जो काल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं।
अगर हम लोग बात करें किसी भी जीव के जीवन अवधि आवश्यक रूप से आकार से संबंधित नहीं होता। मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जो जीवन अवधि होता है कि अगर आकार बड़ा रहेगा तो ज्यादा साल जिएगा, आकार छोटा रहेगा तो कम साल जिएगा, ऐसा होता है क्या? कोई छोटा छोटा जीव भी क्या होता है ज्यादा साल तक जीता है, इसलिए उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, जीवन अवधि भले ही कितना ही हो परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु, ये आप लोगों को पता होगा कि जितना भी जीव होता है वो सब जीव क्या होता है, मरता है। जन्म के बाद उसको तो मरना है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो मरता नहीं है। जैसे कि कोई क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, वो अमर इसलिए बोला जाता है कि वो मरता नहीं है। एक कोशिकीय जीव होता है, वो क्या करता है, वो भी संतति का निर्माण करता है। संतति मतलब क्या होता है, जो बच्चे का निर्माण होता है उसको हम संतति कहते हैं। लेकिन अपने शरीर को क्या करता है, अपने शरीर को ब्रेक डाउन करके तोड़ के क्या करता है, दो संतति में बट जाता है, लेकिन वो खुद क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ऐसे तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोग क्या होता है, जन्म होगा हम लोग क्या हो जाता है, मर जाते हैं, फिर हम लोग का कोई पार्ट नहीं रह जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कुछ जैसे कि अमीबा का बात करते हैं, तो अमीबा का आप पहले ही बात पढ़े होंगे कि अमीबा जो होता है, तो अमीबा का विभाजन होता है, उसका कोशिका का विभाजन होता है, एक ही एक कोशिका का बना हुआ रहता है अमीबा, और क्या होता है, दो कोशिकाओं में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो जब एक कोशिकीय है अगर दो कोशिका में बट गया तो उसका शरीर का तो पार्ट है ना, मरा क्या, वो नहीं मरा। इसीलिए बोला जाता है जो एक कोशिकीय होता है वो क्या होता है, अमर होता है, वो खत्म नहीं होता, उसका पार्ट का हिस्सा रह जाता है। लेकिन और सब जो जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग भी है, तो हम लोग भी क्या है कि हम लोग का जो शरीर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर कोई काम का नहीं रह जाता है। यही कुछ जीवन अवधि दिया हुआ है, और ये एक रेंज में ध्यान में रखिएगा, एकदम फिक्स नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उसका, ठीक। लेकिन जीवन अवधि लगभग लगभग उतना ही होता है, लेकिन उसके आसपास रहेगा। जैसे अगर तितली का बात करेंगे तो वो कितने दिन का उसका जीवन अवधि, बहुत कम रहता है। कितना दिन का है, 1 से 2 वीक हम लोग को देखने को मिलता है। बिल्ली का बात करेंगे तो ये साल में दिया हुआ है, ठीक, जीवन अवधि जितना कहीं पर लिखा जाए तो सब साल में है कि 35 से 40। मगरमच्छ का बात करेंगे 60, कौवा का 15 साल, ज्यादा नहीं है। कुत्ता का बहुत जगह 15 साल भी आपको मिलेगा, 12 साल भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो 20 से 30 साल भी कोई कोई जी जाता है। हाथी का बात करेंगे तो लगभग 65 होता है। चील का बात करेंगे 90, घोड़ा का 60, और यहाँ से बंदर का बात करेंगे लगभग 26 होता है। तोता का देखिए कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक, ये बहुत ज्यादा साल जीता है। और कछुआ भी 200 साल लगभग। बरगद का जो पेड़ होता है वो भी बहुत दिन तक। अच्छा हाँ, पेड़ का भी मृत्यु होता है, ऐसा मत सोचिएगा लोग पेड़ का भी नहीं मरता है, उसका भी मृत्यु होता है। लेकिन पेड़ कोई कोई ज्यादा दिन तक जीता है। गेहूं धान का तो आपको पहले से अंदाजा भी है, 3 से 4 मंथ तक रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसको अगर छोड़ भी देंगे तो नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब जीवन अवधि कुछ कुछ याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जीवन अवधि के बारे में। इस चैप्टर में जो पढ़ना है जनन के बारे में ही पढ़ना है। तो जनन का मतलब क्या होता है, जनन का वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जीव अपने संतति उत्पन्न करता है। संतति का मतलब समझ में आ गया, तो बच्चे का निर्माण करता है उसको हम संतति कहते हैं, और जो जन्म देता है उसको जनक कहते हैं। 2 शब्द हमेशा थोड़ा ध्यान में रखिएगा लोग। तो जन्म देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। जो बच्चे का निर्माण करता है उसको हम संतति कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान क्या करता है, संतति का निर्माण करता, उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन आप पहले से भी पढ़े होंगे कि जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, नाम याद है। जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार से। जनन आवश्यक क्यों है, पहले ये सब सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जनन आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों होता है। जनन नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत होगा। अब ऐसा है कि वो जाति क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपने जाति को अस्तित्व में रखने के लिए क्या होता है, जीवों को जन्म करना पड़ता है, अदरवाइज धीरे धीरे वो जाति ही विलुप्त हो जाएगा।
तो जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनकों के आधार पर बताया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में इसको बांटा गया है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं, एक जनक होते हैं, और अगर लैंगिक जनन का बात करेंगे तो उसमें कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं। संतति का निर्माण अगर होता है तो लैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक क्या करता है, संतति का निर्माण कर देता है, लेकिन लैंगिक जनन में जो होगा संतति का निर्माण करने के लिए दो जनक की आवश्यकता पड़ता है। इसका अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो पहला लिखा हुआ है कि जिस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें एक ही जनक भाग लेंगे। अब इसमें इसका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा का, कि अमीबा अगर अकेला ही होगा तो अपने अपने जैसे संतति का क्या, अमीबा का जो आकृति होता है पहले से ही पता होगा कि ये फिक्स आकृति नहीं होता है इसका। मान लेते हैं ये एक अमीबा है, तो अमीबा जो होता है ये एक और इसका इंफॉर्मेशन पता होगा कि ये एक ही कोशिका का बना हुआ रहता है। अमीबा जो होता है वो इसका एक ही कोशिका का शरीर बना हुआ रहता है। तो ये एक कोशिका है और इसका एक क्या होगा, बीच में केंद्रक भी होगा। तो सबसे पहले इसका क्या होता है, जब इसको जन्म करना रहता है तो अपने शरीर के अंदर ये एक ही कोशिका, इसका एक केंद्रक होगा, एक कोशिका है तो एक ही केंद्रक होगा। तो सबसे पहले ये केंद्रक का विभाजन करता है। तो केंद्रक विभाजन हम लोग को देखने को मिलता है। तो केंद्रक विभाजन मतलब इसके अंदर एक ही केंद्रक दिख रहा है, लेकिन ये क्या कर लेता है, इसको अपने अंदर दो केंद्रक का सबसे पहले निर्माण करता है। जब केंद्रक का निर्माण हो जाता है तो ये क्या काम करता है, तो केंद्रक के निर्माण के बाद ये क्या करता है, ये अपने कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। एक कोशिका के बारे में पहले से आपको पता होगा, कोशिका कुछ बेसिक चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। कोशिका में क्या होता है, कोशिका केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और फिर उसके ऊपर कोशिका झिल्ली होता है, और पेड़ पौधा कोशिका रहता है तो कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक, इतना चीज आपको पहले से जानकारी होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट होता है इसका द्रव्य होता है, तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे दो हिस्सों में बट जाता है। तो इसको ऐसे एक ही बार में नहीं होता, ऐसे ऐसे दिखने लगता है, ये ना बीच से पतला होता जाता है और ऐसे ऐसे बट जाता है। तो यहाँ पर एक अंदर इसका कोशिका झिल्ली जो कोशिका द्रव्य था वो अलग अलग दो कोशिका द्रव्य में क्या हो गया, बट गया, और बीच से ये इतना पतला होता जाता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है। तो अगला में यहाँ पे देख सकते हैं कि नए जीव बन जाएगा। नया जीव जो बना वो दो यहाँ पे दिखने लगेगा हमको, ये एक हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, दोनों बढ़ जाता है यहाँ से। तो ये क्या था कि ये एक अमीबा था। अमीबा में पहले सबसे पहले क्या हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया। केंद्रक विभाजन के बाद क्या आता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये दो नए जीव का निर्माण हो गया। अभी तो इसलिए अमर बोला जा रहा था कि ये खत्म नष्ट नहीं होता है, इसलिए कि जो नया जीव बना ये तो इसी का शरीर था ना, तो ये खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, ये आगे भी अब फिर आगे जाके ये जन्म करेगा तो वो भी क्या होगा, उसी का पार्ट रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि ये अमर होता है, एक इसका मृत्यु नहीं होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, अलैंगिक जनन हम लोग को देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं कि इसमें जनक कितने हैं, एक ही है। ठीक, तो इसमें एक ही जनक क्या होता है, संतति का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो पहले ही बताया कि लैंगिक जनन में क्या होते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। अच्छा यहाँ पे गलती लिखा गया है, तो काट लेना है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। दो जनक जब भी भाग लेने का बात होता है तो आप नाम सुनेंगे, दो जनक कौन होते हैं, तो दो जनक आप सुनेंगे कि क्या होते हैं, नर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, मादा होते हैं। ये दो जनक हम लोग देखने को मिलता है, एक नर होते हैं, और जो नर होते हैं उस नर के अंदर ही क्या होता है, नर जनन अंग पाया जाता है, और इस मादा के अंदर क्या होता है, मादा जनन अंग पाया जाता है। जनन अंग से ही क्या होता है,
संतति का निर्माण होता है, तो नर जनन होता है, मादा जनन होता है। नर जनन अंग के अंदर, अच्छा ये आपको जरूर थोड़ा सा पता होगा कि नर जनन अंग के रूप में हम लोग जब बात करते हैं तो नर जनन अंग के रूप में यहाँ पे क्या होता है, अगर इंसान का बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। मादा जनन अंग में क्या होता है, अंडाशय, ठीक है। अब इसका कोशिका होगा तो नर जनन अंग का क्या होता है कि अपना जनन कोशिका होता है, जनन कोशिका होगा। इसका भी क्या होगा, अपना एक जनन कोशिका होगा। इसलिए कोशिका से ही क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। तो दो जनक होते हैं, एक नर और मादा। और नर के अंदर भी क्या होता है, नर जनन अंग पाया जाता है, मादा के अंदर भी मादा जनन अंग पाया जाता है। अगर मनुष्य का बात करेंगे तो नर जनन अंग के रूप में क्या देखने को मिलता है, विरेचन, और मादा जनन अंग के रूप में क्या देखने को मिलता है, अंडाशय। अब हम लोग जनन कोशिका का बात करते हैं, तो जनन कोशिका का विभाजन होता है, और जो यहाँ पर विभाजन होता है ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि अगर जनन कोशिका का हम लोग बात करते हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या अगर मनुष्य का बात करेंगे तो 46 होता है, ठीक है। यही इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पे जो कोशिका बनेगा उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या क्या है, 23 हो जाता है। 23 होने का रीजन भी होता है, इसमें 46 रहेगा, फिर आपस में क्या होगा, मिलेगा, तो मिलने से क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। जिसमें क्या होगा, फिर अगर गुणसूत्र बदल जाता है तो फिर वो सेम ही जाति नहीं रह जाता, वो जाति क्या हो जाता है, बदल जाता है, मतलब उसका बनावट ही चेंज हो जाता है। इसलिए गुणसूत्र समान होने के लिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब ये जब यही दोनों क्या हो जाता है कि ये जो कोशिका बना अर्धसूत्री विभाजन के बाद, यही दोनों आपस में क्या होता है, मिलता है। तो यही दोनों को मिलने से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और यहाँ पे जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होता है। इस बात को ध्यान रखना, आधा आधा होता है। तो यही दोनों फिर बनने के बाद आपस में क्या होता है, मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्म नज कहते हैं। युग्म नज का गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। तो नाम में थोड़ा सा परिवर्तन आता है जो कंफ्यूज भी करता है। युग्म नज बोला जाता है तो वहां पे गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 46 होगा, इसलिए कि दोनों के मिलने के बाद बना। यही युग्म नज बाद में क्या होता है, भ्रूण बनता है। अब भ्रूण के बाद धीरे धीरे वो बच्चे का रूप ले लेता है, तो क्या संतति का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है किसमें, लैंगिक जनन में हम लोग को देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया। आगे जो है दोनों में अंतर दिया गया है, दोनों में बहुत सिंपल सा अंतर दिया गया है, देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, पहला अंतर कि जो अलैंगिक जनन होते हैं उनमें कितने जनक होते हैं, एक जनक होते हैं। लैंगिक जनन में कितने, तो 2 जनक होते हैं। थोड़ा देर पहले ही बताए थे। इसमें कोई युग्मक नहीं बन रहा था, इसमें कोई युग्मक नहीं बन रहा था, अपने शरीर को ही क्या कर रहा था, तोड़ के नए संतति का निर्माण कर रहा था, ठीक। इसमें कोई युग्मक नहीं बनता है। और इसका हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। दोनों अलग अलग युग्मक बनाते हैं, नर अलग युग्मक बनाते हैं, मादा अलग युग्मक बनाते हैं, ठीक। इसमें निषेचन का घटना नहीं होता है। निषेचन घटना मतलब क्या होता है, दोनों का युग्मक, जब युग्मक खा ही नहीं तो मिलेगा नहीं, मिलने के ही घटना को हम लोग निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसमें निषेचन घटना होता है, इसमें कोई निषेचन घटना नहीं होता। और वैसे निषेचन होगा ही नहीं तो इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होगा, और इसमें क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है।
अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, इसमें जो संतति बनता है ना हूबहू सेम टू सेम क्या होता है, जनक के समान होते हैं। मतलब जैसा जनक रहेगा उसमें कोई अंतर ही हमको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, लैंगिक जनन में जो संतति का निर्माण होता है वो पूरी तरह से जनक के समान नहीं होता है। उसमें ये कारण क्या हो जाता है कि पूरी तरह से जनक के समान नहीं होता है, इसलिए कि उसमें दो दो का गुण आता है। जैसे हम लोगों में अपने पेरेंट्स में दोनों का गुण आते हैं, इस कारण से हम लोग पूरी तरह से समान नहीं होते, थोड़ा ना थोड़ा क्या हो जाता है, अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। दोनों का गुण जब भी आता है तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारा गुण होता है हम लोग के शरीर के अंदर, तो अलग अलग गुण भी हम लोग का आता है। और गुण में बहुत सारा चीज होता है, बाल होता है, आंख का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, तो ये सब क्या होता है हम लोग को जनक से ही प्राप्त होता है। किसी किसी का आगे देखोगे लोग, बाद में चल के पढ़ोगे लोग, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ोगे लोग, तो अनुवांशिकता में ये भी जानोगे लोग कि कभी कभी क्या होता है, दोनों के पेरेंट्स क्या होते हैं, गोरे हैं, लेकिन बच्चे क्या हो गए, सावले हो गए। तो उसका भी रीजन होता है, उनके कहीं ना किसी उनके जनरेशन में कोई ना कोई क्या हो रहे हैं, सावले रहे होंगे, तभी जाके वैसा होता है। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए कि सिर्फ अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड नहीं करता है, उनके पहले वाले पेरेंट्स पर भी क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अच्छा, रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन हम लोग कौन कौन सा रिलेशन में ब्लड रिलेशन होता है, ये पता है ना सबको। हम लोग को अपने घर के जो जेनेटिक होता है और दूसरे हमारे जो नानी के घर का होता है, वो दोनों क्या होता है, ब्लड रिलेटिव होते हैं, ठीक। लेकिन दोनों का ब्लड हम लोग के शरीर में रहता है, ये पता है ना। जो हम लोग रहते हैं तो हम लोग को दोनों का ब्लड रहता है, यहाँ का भी रहेगा और हम लोग का जो नानी का घर का रहेगा वहां का भी, तो वहां का भी लक्षण हम लोग को यहाँ पे हम लोगों में देखने को मिलेगा, और यहाँ का भी लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज ज्यादा देर टाइम नहीं था, पहले ही बोले थे, हम लोग आज के क्लास को एंड करेंगे। अभी अगला जो क्लास होगा कल है ना, कल भी क्लास अभी 6:30 से ही चलेगा, बस कुछ दिन और देखते हैं, 4-5 दिन और लगेगा, उसके बाद से फिर अपना सब टाइम पर हो जाएगा। मैथ का क्लास देख रहे हैं लोग? हाँ, शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा आपको लोग बता देते हैं, थोड़ा सा इधर हम थोड़ा सा ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं, बस इसी वीक भर, उसके बाद फिर से फ्री हो जाएंगे। तो इसमें हम मैथ का क्लास हम फ्राइडे तक डाले थे, सैटरडे संडे फ्राइडे और सैटरडे छोड़े थे दूसरे चीज के लिए, ठीक। तो अगला सप्ताह से स्टार्ट होगा, फ्राइडे और सैटरडे जो पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करना है, वो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो होगा, जैसे कि हो सकता है आज भी मैथ का क्लास नहीं हो, तो आज और कल नहीं होगा, तो उसके बदले जो आज वाला क्लास है 4 दिन सप्ताह में है ना, तो हम इसको फिर सैटरडे को लेने वाले हैं, सैटरडे को क्लास होगा मैथ का। ठीक है, जा सकते हैं।